Morning, guys. Today we will discuss about the decline of mighty Mughal Empire. आज से हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. कंप्लीटली अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करने का स्टार्टिंग कहीं ना कहीं वहीं से होता है जहां से मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन होता है. जब तक मुगल एम्पायर चलता है मतलब 1707 तक. कहां तक? 1707, 1707. औरंगजेब की डेथ. औरंगजेब डेथ. ठीक है. औरंगजेब की डेथ जैसे ही होती है हम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि यहाँ से मुगल मिडिवल पीरियड हमारा खत्म हो जाता है. और भी दूसरे लोगों का मानना अपना दूसरा मानना है कि कब स्टार्ट हुआ था हमारा मॉडर्न पीरियड. लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको मान के चलेंगे कि औरंगजेब की डेथ के बाद हम मॉडर्न पीरियड में एंटर कर जाते हैं. ठीक है. अब मुगल एम्पायर इतनी बड़ी रीजन, लगभग 200 साल तक उसने इंडिया पर रूल किया. अब 200 साल पे रूल करने के बाद अचानक से 1707 जब जो कि औरंगजेब का रीजन एक ऐसा रीजन था जिसपे मुगल एम्पायर अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के पीक पे थी. मतलब कि औरंगजेब ने क्या किया था? टेरिटोरियल, देखिएगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन was at its peak. किसकी? मुगल एम्पायर की. मतलब कि औरंगजेब के समय में टेरिटोरियल एक्सपेंशन मुगल एम्पायर का जो था वो अपने पीक पे था. सबसे ज्यादा जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जितना सबसे ज्यादा जो मुगल एम्पायर एरिया वाइज फैला था वो औरंगजेब के ही समय में फैला हुआ था, जो कि माइटी मुगल जिनको कहा जाता है उनका लास्ट रूलर था. अब ऐसा क्या कारण हुआ कि इतनी बड़ी एम्पायर अचानक से खत्म हो गई? अचानक से इन द सेंस खत्म हो गई कि इसके बाद कोई पावर्स, मतलब मुगल पावर का धीरे धीरे डिक्लिनेशन होता है. मुगल शासक तो था देश में लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. औरंगजेब तक क्या था कि एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था, इससे बड़ा कोई नहीं है. इसके छत्र छाया में दूसरे राज्य रहते थे. लेकिन अचानक से जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है ये पूरी डिक्लेरेशन स्टार्ट हो जाती है इस पूरे एम्पायर की. मतलब मुगल एम्पायर तो हमको लगभग ऑफिशियली देखा जाए तो 1858 तक हमको मुगल रूलर दिखता है दिल्ली में. लेकिन उस मुगल रूलर की कोई वैल्यू नहीं है. अब वो पेंशनर हो चुका था, वो ब्रिटिश का पेंशन पे जीना स्टार्ट कर दिया था. अपनी कोई पावर नहीं थी, कोई उसकी सुनता नहीं था, सब अपनी मनमौजी कर रहे थे देश में. तो आज हम इसका रीजन पढ़ेंगे कि ऐसा क्या क्या रीजंस हुए कि इतने बड़े मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन हो जाता है. तो देखिए, एक रीजन किसी भी डिक्लिनेशन का या किसी भी बड़े एम्पायर का या किसी भी रीजन का डिक्लिनेशन अचानक से या एक बार में या किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं होता है. बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है. तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करें, एक एक रीजन को डिस्कस करेंगे. देखिए, मुगल एम्पायर के थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम समझते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था उस समय का. ठीक है. मतलब वो किस तरीके से रूलिंग करते थे इस देश में. उनपे बड़ी फेमस एक पॉलिसी चलती थी, मतलब एक बड़ी फेमस पॉलिसी थी उनकी मुगल एम्पायर की. वो ये थी सुजन नीति. सुजन नीति नाम की एक बड़ी फेमस पॉलिसी को यूज करते थे. सुजन नीति. ठीक है. सुजन नीति नाम की एक बड़ी फेमस उसका यूज करते थे, वो पॉलिसी का नाम करते थे. इसका मतलब क्या था? सुजन नीति का मतलब ये था कि, देखिए, सुजन नीति का मतलब ये था कि जो सेंट्रल पावर होगी, जो दिल्ली में रूल करेगा, जो रूलर, वो वहां के स्टेट्स के या वहां के मनसब या वहां के छोटे छोटे मनसब में उनके जिन जो स्टेट्स हुआ करते थे मुगल एम्पायर के, उनको हम मनसब कहते थे. ठीक है. तो जो स्टेट पावर होगी या जो मनसब पावर होगी उसके इंटरनल मैटर्स में हमारा सेंट्रल पावर जो होगा वो दखल अंदाजी नहीं करेगा. मतलब कह सकते हैं कि फेडरल टाइप ऑफ सिस्टम. बात समझ में आ रही? फेडरल टाइप ऑफ सिस्टम समझ में आ रहा है? फेडरल टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन था. तो सुजन नीति का मतलब ये था कि जो सेंट्रल पावर, जैसे अकबर सेंट्रल पावर में था वहां पे, औरंगजेब सेंट्रल पावर, जो दिल्ली के तख्त पे बैठा था, मुगल एम्पायर के तख्त पे बैठा था, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, जैसे किसी को अफगान की मनसबदारी दी गई, किसी को आगरा की मनसबदारी दी गई, किसी को इंदौर की मनसबदारी दी गई. तो वो मनसबदारी मतलब वहां के स्टेट के इंटरनल इश्यूज में कोई इंटरफेरेंस नहीं है. जो मनसब वहां का बनाया जाएगा, जो वहां का मनसब होगा, जो वहां का मिनिस्टर बनाया जाएगा, वो मिनिस्टर ही वहां के सारे इश्यूज को देखेगा. हाँ, वहां से केवल उस स्टेट से रिलेशन क्या होगा
तो एक रेवेन्यू का रिलेशन होगा और दूसरा मिलिट्री का रिलेशन होगा। आ रही बात समझ में? वो सेंट्रल पावर को वो रेवेन्यू देगी, एक पर्टिकुलर फिक्स रेवेन्यू होगा, या फिर कलेक्शन पे डिपेंड करेगा वहाँ कितनी रेवेन्यू आती है। वो भी अलग अलग स्टेट पे डिपेंड कर रहा था। कुछ स्टेट के रेवेन्यूज को फिक्स कर दिया गया था, कुछ स्टेट के रेवेन्यूज जो थे वो डायनेमिक थे, मतलब चेंज होते रहते थे, जितना हमको मिलेगा उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। तो ये सुजन नीति की पॉलिसी थी, बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। क्या पॉलिसी थी? नो इंटरफियरेंस, नो इंटरफियरेंस इन स्टेट्स इंटरनल इश्यूज, आज बस समझ में। ये तो उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो इंटरनल इश्यूज में कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी। दूसरा देखिए, इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, एक पोस्ट होती थी मनसबदारी, हाँ सही है, मनसबदारी, ठीक है, मनसबदारी पोस्ट थी। मनसबदारी एक ऐसी पोस्ट थी, सिविल मिलिट्री पोस्ट, सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट थी। आज सुन मैंने सिविल, इट वाज अ सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट। सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट का मतलब, इसका मतलब क्या था, काम क्या था? देखिए पहले तो हमने बताया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, जैसे इंडिया है, 29 स्टेट्स में इंडिया डिवीजन है, वैसे मुगल एम्पायर भी डिवाइड था। और जो स्टेट्स होते थे उनको हम मनसब कहते थे उस समय। क्या कहते थे? मनसब, ठीक है, मनसब, स्टेट्स को मनसब कहा जाता था, मनसबदारी सिस्टम, मनसब कहा जाता था, ठीक है। मनसब में क्या होता था कि एक हेड होता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता था, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली का रूलर हुआ करता था, इसको हम कहते थे कि मेन रूलर जो था वो क्या करता था, एक मनसब अपॉइंट करता था, एक मनसब अपॉइंट करता था इन स्टेट्स में, उस जिसका काम था सिविल और मिलिट्री पोस्ट होल्ड करना। सिविल और मिलिट्री पोस्ट क्या थी, मतलब उसकी क्या थे कि मनसब जो थे, जो भी मनसब स्टेट के अपॉइंट किए जाते थे, उनका काम ये होता था कि वो वहां पे मिलिट्री का मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है, वो उस स्टेट में मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करेंगे, मिलिट्री को स्टेबल करेंगे। उसके बाद मिलिट्री के जो खर्चे आएंगे वो उनको दिए जाएंगे, और वो वहाँ के रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही? उस स्टेट के रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, मिलिट्री को मेंटेन करेंगे उस स्टेट में, जिस स्टेट में उनको अपॉइंट किया गया है। उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी, वो अपनी मिलिट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे वॉरफेयर्स के लिए, वॉर के लिए, जहां भी उनको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, तो उसके बाद कौन सी रेवेन्यू वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते थे, तो रेवेन्यू जितनी उनकी एक्सपेंसेस होने के बाद, जैसे मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चलाने के लिए, इनके बाद जो रेवेन्यू बचता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भेजते थे। इसी पूरे सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम कहा जाता था, जिसमें मनसब की अपॉइंटमेंट होता था। मनसब करता क्या था, उसके पास दो काम थे, वो उस एरिया के रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, दूसरा मिलिट्री मेंटेन करता था उस एरिया में, स्पेशली हॉर्सेस वगैरह को मेंटेनेंस उनकी मनसब में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इनफैक्ट एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत स्टेट्स में दी जाती थी कि आपको 5,000 10,000 हॉर्सेस को मेंटेन करना है। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद वो वहाँ के एक्सपेंसेस को बेयर करते थे उस स्टेट के, जो रेवेन्यू बचती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती थी, पहली बात। तो इसी सिस्टम को हम मनसबदारी सिस्टम कहा करते थे। बात समझ में आई? तो हुआ क्या कि जैसे ही हमारी डेथ होती है औरंगजेब की 1707 में, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, मनसबदारी क्राइसिस ओरिजिन हो जाती है। एक वर्ड जो यूज किया जाता है उस क्राइसिस के लिए, वही वर्ड है मनसबदारी क्राइसिस। क्या है? मनसबदारी क्राइसिस, ठीक है। मनसबदारी क्राइसिस का ओरिजिन हुआ जैसे ही डेथ हुई औरंगजेब की। मनसबदारी क्राइसिस क्या थी? मनसबदारी क्राइसिस ये थी कि मिलिट्री प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बेसिकली रेवेन्यू प्रॉब्लम, रेवेन्यू एंड मिलिट्री बोथ पावर प्रॉब्लम्स इसकी वजह से स्टार्ट होती है। मिलिट्री प्रॉब्लम क्या था? मिलिट्री प्रॉब्लम। अब जितने मनसबदार थे, अब देखिए जो मनसबदारी सिस्टम थी ये पर्सनल डिस्पोटिज्म पे डिपेंडेंट थी। पर्सनल डिस्पोटिज्म का मतलब कि एक पर्टिकुलर इंसान, एक इंसान के ताकत की वजह से, एक इंसान की कह सकते हैं कैलिबर के पे डिपेंड थी कि एक इंसान का कैलिबर कितना है।
औरंगजेब तक जो राजा हुए, बाबर हुए, हुमायूं हुए, अकबर हुए, जहांगीर हुए, शाहजहां हुए एंड औरंगजेब, ये सारे रूलर्स जो भी थे ये पर्सनल डिस्पोटिज्म पे काम करते थे। वो खुद में अपने आप में एक इतने ताकत एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक इतने ताकतवर एडमिनिस्ट्रेटर थे, इतने चालाक राजा थे कि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को मेंटेन रखा था, इस पूरे सिस्टम को एक धागे में बांध के रखा हुआ था कि फिर उस सिस्टम में किसी एक मनसब की या किसी की जल्दी ये जरूरत नहीं होती थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर दे। होते थे, एक होंगे, दो होंगे, तो जब एक दो होंगे तो इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग सिस्टम था कि वो इन दोनों लोग की कॉन्स्पिरेसी को बहुत इजीली से बर्न आउट कर देते थे। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब हमारे वीक रूलर्स आए। मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर, लेटर मुगल पीरियड में कोई भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आ पाया जो इन मनसब को, जितने भी मनसब थे और जितने भी मनसबदार उन्होंने अपॉइंट किए थे, इसको वो कंट्रोल कर सके। बहुत से ऐसे मनसब थे जिनको रेवेन्यू अच्छा मिलता था, जिन्होंने मिलिट्री अपनी अच्छी मजबूत कर ली थी। वो क्या किए, उन्होंने पर्सनल अपना आइडेंटिफिकेशन और पर्सनल लॉयल्टी लोकल एरिया में, जिसको लोकल लॉयल्टी कहते हैं, राइज ऑफ, देखिएगा इससे हुआ क्या था, राइज ऑफ लोकल लॉयल्टीज। ठीक है, राइज ऑफ लोकल लॉयल्टीज मतलब लोकल एरिया में वो उन्होंने कुछ अपने विश्वास पात्र लोगों को इकट्ठा कर लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जब वो विद्रोह करते थे तो अब लेटर मुगल पीरियड में जितने भी राजा थे वो इतने मंजूर नहीं थे कि इनके विद्रोह को दबा सके। तो कारण ये हुआ कि जितने ये मनसब थे वो अपना एक अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करने लगे और इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया उन्होंने, अपने आप को ऑटोनोमस स्टेट डिसाइड कर दिया। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर, स्ट्रॉन्ग पर्सनल डिस्पोटिज्म देयर। तो ये एक कारण थी मनसबदारी क्राइसिस। दूसरा देखिएगा जागीरदारी क्राइसिस। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली थी जागीरदारी क्राइसिस। ठीक है, क्या थी? जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस। अब जागीरदारी क्राइसिस क्या थी, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि जागीरदार क्या होते थे। जागीरदार भी इन स्टेट्स पे अपॉइंट किए जाते थे लेकिन ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, जागीरदार कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, ये रेवेन्यू इशू था। इनको किसी मिलिट्री वगैरह की इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती थी कि आपको मिलिट्री मेंटेन करनी। इनको केवल काम था कि उस स्टेट के रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ये स्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड देन ट्रांसफर इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट मिलती थी। मनसबदारी सिस्टम में ऐसा नहीं था। मनसबदार जो थे उनके पास ऐसा नहीं था। मनसबदार जो खर्चे बचते थे उसके बाद वो बेचते थे। ध्यान रखिएगा। जागीरदार क्या करते थे, जागीरदार पूरी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, पूरी रेवेन्यू को स्टेट के भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको पेमेंट करेगी। फिर वही हुआ, फिर लैक ऑफ पर्सनल डिस्पोटिज्म। जैसे ही वीक रूलर्स आए लेटर मुगल पीरियड में, जितने जागीरदार थे उन्होंने रेवेन्यू देना बंद कर दिया। उन्होंने रेवेन्यू इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, देश सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रूलर थे नहीं। और इन दोनों के पीछे एक कारण भी था। देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ कि जागीरदारी क्राइसिस हुई चाहे मनसबदारी क्राइसिस हुई, ऐसा नहीं था अचानक कि मनसबदारी क्राइसिस, कहीं ना कहीं हंट ऑफ पावर तो था कि शक्ति को गेन करने के लिए, लेकिन एक और बड़ा रीजन था इसके पीछे, जागीरदारी क्राइसिस और मनसबदारी क्राइसिस के कारण। ये दोनों बड़े कारण थे मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करने के, कि आपके पास रेवेन्यू आना बंद हो गया, आपके पास मिलिट्री सपोर्ट आना बंद हो गया। अब जब आपके पास मिलिट्री सपोर्ट आपकी कट गई, आपकी रेवेन्यू कट गई, आपके पास वैसे ही पैसे की कमी, वैसे ही औरंगजेब की जब डेथ होती है तो मुगल एम्पायर के पास इकोनॉमिक डिटोरिएशन रहता है, बहुत ही पैसे की कमी रहती है। अब इसमें भी आपकी रेवेन्यू आना बंद हो गई। इसके बाद इनफैक्ट रेवेन्यू तो छोड़िए, दूसरे स्टेट जो आपको सपोर्ट कर रहे थे वो आपके खिलाफ खड़े थे, वो आपसे जंग करने को तैयार थे। तो ये सारी चीजें क्या थी, वो मुगल एम्पायर को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया। अब देखिएगा, मैं बता रहा हूं कि मनसबदारी क्राइसिस और जागीरदारी क्राइसिस होने का कारण क्या था। इसके होने का कारण क्या था कि जितने भी मनसबदार अपॉइंट हुए थे, ठीक है, मनसबदार जो अपॉइंट थे वो डिफरेंट कास्ट के थे, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स। ठीक है, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ट्राइब्स या डिफरेंट बिलीव्स। ये हुआ यहां पर।
हुआ ये कि स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, जिन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया था। रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि वो हर धर्म को मानना स्टार्ट कर चुके थे, हर धर्म को उतनी ही विश्वास देते थे। आपको याद होगा कि उनके कोर्ट में मान सिंह हुआ करते थे, उनके कोर्ट में तोडरमल हुआ करते थे, जो लोग राजपूत क्लेन से आते थे, कुछ लोग मराठा राजपूत क्लेन से आते थे, मतलब हिंदू क्लेन से आते थे, मुस्लिम भी नहीं थे। तो हुआ ये यहाँ पे, हुआ ये कि जैसे ही जैसे ये स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे ही मुगल एम्पायर में इन्होंने पावर को डिवाइड किया कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, ट्राइड और बिलीफ के बेसिस पर। अब जो मनसेदार अपॉइंट हुए वो हर तरफ के थे, हर सेक्शन के थे। वो आपके राजपूत भी थे, वो आपके हिंदूज भी थे। तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, ठीक है। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, तैसे ही आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी के खिलाफ उनके कोर्ट में बहुत से मुस्लिम थे। तो जो मुस्लिम मनसबदार थे वो टोटली हिंदू मुस्लिम मनसबदार के खिलाफ हो गए। तो आपस में हंट ऑफ पावर स्टार्ट हो गई। तो आपस में हंट ऑफ पावर स्टार्ट होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत हुई तो उनकी मिलिट्री पावर और रेवेन्यू का सारी आपस में बढ़ गई, सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बढ़ गई। आपको याद होगा जाट रूलर सूरजमल भी एक राजपूत थे, जो कि बाद में जाट रूलर, बहुत स्ट्रॉन्ग जाट रूलर बनते। वो शुरुआत से ही मुगल्स के खिलाफ थे, जबकि उनके ही रिलेटिव जो थे वो कोटियार्स थे इनके, जो उनके कोर्ट्स पे बैठते थे मुगल के, इनफैक्ट नौरत्न में थे। तो ये एक कारण, ये भी एक कारण। अब जब स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, मतलब अकबर हुआ कर रहे हैं, शाहजहां हुए, जहांगीर हुए, इन्होंने क्या किया था, इन सबको एक धारा में बांध के रखे हुए थे। उनके समय किसी की इतनी हिम्मत क्या है या इतनी ताकत है, इतनी जरूरत नहीं होती थी कि वो सरकार के खिलाफ जाए या अकबर के या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूलिंग के खिलाफ जाए। तो जैसे ही रूलर कमजोर हुए, जैसे ही लेटर मुगल्स आए, रूलर्स कमजोर हुए, ये सारे के सारे एक दूसरे के खिलाफ हो गए और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कहाँ हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो गई। आगे बात समझ में। तो ये कारण थे जागीरदारी क्राइसिस का, मनसबदारी क्राइसिस का, और एक बहुत बड़ा कारण था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का। अब देखिए केवल यही कारण मुगल एम्पायर के नहीं थे, उसके बाद देखिए ये तो मेजर कारण थे। बाकी सारे रीजंस लगभग इन्हीं से स्टार्ट होते हैं कि जब आपके पास मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब आपके पास इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो आप एम्पायर को कैसे सेटअप कर पाओगे। दो एम्पायर से तो चलता ही है, पावर एंड मनी। अगर दोनों ही आपके बंद हो गए तो आप कहां से कर पाओगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे और हुआ करता था डिक्लेरेशन ऑफ मुगल एम्पायर का, कहा जाता है कि पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, ठीक है, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, इसको और बेटर तरीके से लिखा जाए एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, या फिर एक्सपेंशन पॉलिसीज, ठीक है, एक्सपेंशन पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। ये भी बहुत से हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि जो अब एक्सपेंशन पॉलिसीज जो औरंगजेब की थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण थी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। एक्सपेंशन पॉलिसी होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट क्लेम से इनको लड़ना पड़ा, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लड़ाई किए। डिफरेंट लड़ाई करने से क्या हुआ कि इनकी मनी का डिटोरेशन हुआ, इकोनॉमिक डिटोरेशन हुआ। एट लास्ट कहा जाता है, और सबसे बड़ी जो इसमें फेलियर था वो इनकी थी डेक्कन पॉलिसी की फेलियर, डेक्कन पॉलिसी, फेलियर ऑफ डेक्कन पॉलिसी, फेलियर ऑफ डेक्कन पॉलिसी। डेक्कन पॉलिसी फेलियर, डेक्कन पॉलिसी क्या थी, सिंपली थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि डेक्कन पॉलिसी में क्या हुआ था कि नॉर्दर्न इंडिया को बहुत अच्छे से सेटअप करने के बाद जो औरंगजेब तो था वो साउथ इंडिया डेक्कन की तरफ अपने रीजन को बढ़ाना चाहता था, अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को साउथ इंडिया में बढ़ाना चाहता था। तो इन्होंने अटैक किया, अटैक करने के बाद इनफैक्ट गोलकोंडा और बीजापुर के दो स्टेट्स को इन्होंने जीत भी लिया था। गोलकोंडा और बीजापुर के स्टेट्स को जीतने के बाद लेकिन फिर ये मराठा से वहां हार जाते हैं। मराठा से हारने के बाद ये बीजापुर भी इतने वहां पे इन्होंने इतना पैसा लगा दिया, इतनी इनको वहां पे लॉस होती है कि वो बाद में बीजापुर और गोलकोंडा दोनों हार जाते हैं। और केवल हारने की वजह से एक तो उनकी पॉलिसीज, मतलब एक तो उनका पैसा बर्बाद हुआ वहां पे लड़ाई में, युद्ध में बहुत सारा पैसा जाता था, लोग इनकी आर्मी बहुत ज्यादा बर्बाद हुई। और दूसरा क्या हुआ कि उन्होंने साउदर्न स्टेट्स में इतना ध्यान दे दिया कि नॉर्दर्न स्टेट्स में इनके खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे थे उन पर ये ध्यान ही नहीं दे पाए। तो ये जो जागीरदारी क्राइसिस, जो मनसबदारी क्राइसिस है, वो केवल कुछ इसका भी कारण है कि औरंगजेब ने अपने आखिरी समय में अपने ही नोबल्स पे ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उसकी जो पूरा का पूरा ध्यान था वो एक्सपेंशन पे था।
साउदर्न इंडिया में जाके वो एक्सपेंशन पे पूरा ध्यान देता है। नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे जाट्स थे, उसके बाद इधर आपके राजपूत क्लेन था और कुछ इनके मनसिबदार थे, वो सारे इनके खिलाफ हो चुके थे और वो इस बात पे ध्यान नहीं दे पाए। तो लास्ट में इनको क्या मिला, इन्होंने अपनी एनिमी भी इंक्रीज कर लिया, मतलब ज्यादा इनके एनिमी हो गए, और दूसरा इनके पास पैसे की कमी हो गई, तीसरा इनकी आर्मी कमजोर हो गई। तो ये सारी कारण डेक्कन पॉलिसी के कारण, फेलियर ऑफ डेक्कन पॉलिसी बहुत बड़ा कारण माना जाता है औरंगजेब की डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का। दूसरा, रिलीजियस पॉलिसी भी कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबल थी। रिलीजियस पे ये कट्टरवाद इंसान थे। रिलीजियस पॉलिसी रिलीजियस पॉलिसी भी औरंगजेब की बहुत ही हद तक रिस्पॉन्सिबल थी डिटोरेशन ऑफ मुगल एम्पायर का। रीजन बहुत ही ज्यादा, केवल मुस्लिमों का सपोर्ट करना, हिंदुओं के बिल्कुल खिलाफ। आपने बहुत सारी जगहों पढ़ी होंगी जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स को औरंगजेब ने जला दिया, उसको गिरा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि रिलीजियस पॉलिसी भी इसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी, जो कि रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह औरंगजेब के समय, सॉरी अकबर के समय में या जहांगीर के समय, शाहजहां के समय में थी, ऐसा कुछ इनके समय में दिखा नहीं। तो औरंगजेब की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी ही थी कि फाइनली डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर। उसके बाद तीसरा एक पॉलिसी, औरंगजेब की पॉलिसी उसको कही जाएगी कि इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर सक्सेशन का नियम नहीं बताया था कि कौन सक्सीड करेगा, कौन अगली बार हमारी गद्दी पे बैठेगा, अगले प्रीवियस राजा के बाद अगली गद्दी पे कौन बैठेगा, ऐसा कोई डिसाइड नहीं था। और औरंगजेब एक ऐसा रूलर था जो अपने ही लड़कों को या अपने ही नॉबल्स को किसी कॉन्फिडेंट बनने नहीं दिया कभी। उसे केवल अपनी ही ताकत का वो था, वो केवल अपने आप को ताकतवर देखना चाहता था। तो उसने कभी अपने, ना तो अपने नॉवेल्स को, ना तो अपने सन्स को इनफैक्ट कभी आगे आने दिया और कभी उनको कॉन्फिडेंसी गेन करने दी। तो उसके बाद हुआ क्या कि जैसे इसकी डेथ होती है तो अब कोई एक ऐसा ऑन साइड कॉम्पिटेंट एंड एलिजिबल कोई पर्सनालिटी दिखती नहीं है कि जिसको, या उसके सन में, तीन उसके सन थे, शाहजहां वंश, उसके बाद मौजम जिसको कहा जाता है, कामबख्श, एंड तीसरा मोहम्मद आजम। ये तीन उसके सन्स थे। तीनों सन्स में कोई ऐसा इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखता कि अचानक उसको बैठा दिया जाए। तो इन तीनों लोगों के बीच में क्या होता है कि वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है और लगभग 2 साल तक वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है। आज के समय में लगभग 2 इयर्स वॉर ऑफ सक्सेशन चलते हैं। 2 इयर्स वॉर ऑफ सक्सेशन आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। आई बस समझ में। तो 2 इयर्स वॉर ऑफ सक्सेशन आफ्टर औरंगजेब की डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। अब 2 साल, उन 2 सालों में क्या हुआ कि देयर वाज द ग्रेट इनस्टेबिलिटी। पूरे एम्पायर में बहुत बड़ा इनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। बहुत बड़ा इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रीजन या वॉर रीजन या कोई भी रीजन कहा जाए, पूरा अनस्टेबल हो जाता है पूरा सिस्टम जो मुगल्स के समय में, जो माइटी मुगल्स के समय में डेवलप हुआ था, इस 2 साल में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। डिफरेंट क्लेन, डिफरेंट मनसबदार आपस में इंडिपेंडेंट स्टेट की घोषणा कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट इस वॉर ऑफ सक्सेशन के खत्म होने के बाद जो मौसम जो जीता भी है इस वॉर ऑफ सक्सेशन को, 63 ईयर्स ओल्ड था। 63 साल की उम्र में उसे दिल्ली की गद्दी मिलती है। तो आप सोचिए कि 63 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी मिलने के बाद वो क्या रूल करेगा, और वो भी इतना कॉन्फिडेंट रूलर था नहीं। तो इसका जो बनता है उसके, मैं लेटर मुगल्स की बात कल करेंगे, आज केवल हम डिस्कशन करेंगे रीजंस फॉर डिक्लिनेशन, ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि 63 साल की उम्र को, फिर इतने बड़े वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद भी 63 साल की उम्र। अब औरंगजेब की पावर सोचिए, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ तो क्या हुआ, औरंगजेब जो एक एम्पायर, एक अम्ब्रेला के अंदर पूरी पावर, पूरी इकोनॉमी थी, वो अब 3 सेक्शंस में बढ़ गई। और इनफैक्ट 3 सेक्शंस में नहीं बढ़ गई, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी आपस में निकल गए, कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ मनसबदार, कुछ जागीरदार, सबने आपको इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया उन्होंने। तो कहने का मेरा मतलब है कि कई पोर्शंस में पूरी की पूरी इकोनॉमी और पूरा का पूरा एरिया कई पोर्शन में हमारा बढ़ गया। अब कई पोर्शन में बढ़ने के कारण रियली रूल होगा। इसके बाद इस वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद जो रूलर्स आए, जो रूलर्स इनफैक्ट सक्सेशन ऑफ वॉर के बाद या लेटर मुगल्स जिनको हम कहेंगे, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेटर मुगल्स जो आए वो भी, उन रूलर्स में भी कोई ऐसा इनकॉम्पिटेंट रूलर, कोई भी कॉम्पिटेंट रूलर नहीं था कि जो कि रॉयल इश्यूज को फिर से गेन कर सके। रिवाइवल ऑफ रॉयल इन्वेंशन, कुछ भी रॉयलिटी को इन्वेट कर सके, मतलब फिर से रिवाइव कर सके, ऐसा कोई। इवन इनफैक्ट मोहम्मद शाह 29 साल तक रूल किया है।
इसके बाद एक जो सबसे बड़ा लेटर मुगल रूल में 29 ईयर्स रूल किए मोहम्मद शाह ने, लेकिन मोहम्मद शाह के 29 ईयर्स के मुगल एम्पायर के रूल्स में भी उसने बहुत कुछ देखा। उसने इन्वेंशन ऑफ वेस्टर्न मतलब इन्वेंशन देखा फॉरेनर्स का, उसने डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनते हुए देखा और वो रोक नहीं सका। तो कहने का मतलब था कि लेटर मुगल्स जो हुए भी वो इतने इनकॉम्पिटेंट हुए ही नहीं कि सबको मान के चल सके। ठीक है, तो एक ये रीजन हो सकता है डिक्लेरेशन का कारण था। उसके बाद डिक्लेरेशन के कारण था मैंने बताया कि राइज ऑफ हंट फॉर पावर, जितने भी मनसबदार थे उन पर आपस में ताकत गेन करने की वो होने लगी। रीजनल एस्पिरेशन, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, क्या रीजन लिख सकते हैं, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लोग खुद स्टार्ट हो गए, मतलब डिफरेंट एरिया में लोग अपने आप सॉरी मतलब अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट, अवध हो गया आपका, उधर मैसूर हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएगा, इधर आपकी राजपूत क्लेन्स इंडिपेंडेंट स्टेट का डिक्लेरेशन करेंगे। तो डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हैदराबाद बनता है आपका निजामुल मुल्क के द्वारा। तो बहुत से इंडिपेंडेंट स्टेट्स वहां पे बन चुके थे। तो एक ये कारण था कि डिक्लिनेशन का कारण हो गया। हरी बात समझ गए। उसके बाद जो बची कुछ कमी थी वो ब्रिटिशर्स ने पूरी कर दी। ब्रिटिशर्स और आपका इन्वेंशन, नादिर शाह का दो इन्वेंशन, नादिर शाह आता है 1938 1939 में, बहुत बड़ा इन्वेंशन। मोहम्मद शाह उस समय रूलर था। ये एस्टिमेट किया जाता है कि पिकॉक थ्रोन और डायमंड, कोहिनूर डायमंड को छोड़ के जो उसने पैसा लूटा था वो लगभग 70 करोड़ पैसे लेके गया था दिल्ली से। सोचिए 70 करोड़ एट द टाइम ऑफ 1738 एंड 1739, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मनी इन द प्रेजेंट टाइम, कितनी बड़ा अमाउंट होगा आज के समय में। तो वो 70 करोड़ रुपए उस समय लूट के ले गया था 1738 में, 1738 में दिल्ली से। और अभी पिकॉक थ्रोन की बात छोड़ दीजिए, और उसके बाद अभी हमारा जो डायमंड, कोहिनूर डायमंड है, उसको छोड़ के इतनी वैल्यूएशन की गई थी उस समय। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो 1947 से 1967 के बीच में कई बार आया, कई इन्वेंशंस हुए 1947 से लेके 1747 से लेके 1767 के बीच में उसने कई बार इन्वेड किया। तो वो भी एक कारण था जो कि पूरी तरीके से डिट्रॉयट कर दिया। और हुआ क्या कि उसी साइड से वो आते थे, किस साइड से, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, खैबर पास वगैरह जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड थी अफगानिस्तान से होकर वो अटैक करते थे। और जितने भी लेटर मुगल पीरियड लेटर रूलर हुए, इनफैक्ट लेटर क्या औरंगजेब के ने भी कभी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को अपने स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान नहीं दिया। वही हुआ ना कि लास्ट में वो साउथर्न की तरफ ध्यान देने लगा, तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पूरी तरीके से कमजोर हो गया। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से बहुत से फॉरेन अटैक नादिर शाह का हुआ, अहमद शाह अब्दाली का हुआ देखने को मिला, जो कि पूरी तरीके से यहाँ की रेवेन्यू को वीक करके और पूरे सिस्टम को वीक करके चले गए। अरे वो समझ में। तो ये सारे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के कारण थे। और फिर वही बाकी जैसे ही मनसबदारी सिस्टम या मनसबदार रिवॉल्ट हो गए, इंडिपेंडेंट स्टेट हो, तो जितने भी आर्मीज थी वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में बढ़ गई। सारी आर्मी, कुछ आर्मीज अवध लेके चली गई, कुछ आर्मी हैदराबाद लेके चली गई, कुछ आर्मी कुछ लेके चले गए। तो आर्मीज को लेके वो चले गए। तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने भी देखा कि बहुत पॉलिसीज बहुत कमजोर है, वीक रूलर्स हैं, इनको इनके खिलाफ उन्होंने पॉलिसीज बनाई। और फाइनली 1717 या यूं कहें कि मोहम्मद शाह के बाद लगभग पेंशनर हो चुके थे ये लोग। जितने भी मुगल एम्पायर थे लगभग मोहम्मद शाह के रूल खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट ये लोग पेंशनर बन चुके थे। अभी लोग केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पेंशन पे जीते थे, केवल एक नाम था कि हाँ मुगल एम्पायर है। और 1857 में जाके फाइनली जो 1858 का वो आती है द गुड गवर्नेंस के लिए जो ब्रिटिश क्वीन का क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट नहीं, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो आता है, जो भेजा जाता है क्वीन द्वारा इंडिया के गुड गवर्नेंस के लिए, उसमें कंप्लीटली फाइनली मतलब ऑफिशियली मुगल एम्पायर को खत्म घोषित कर दिया जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश को वहां का कंप्लीट पैरामाउंट पावर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ थी डिक्लेरेशन ऑफ मुगल एम्पायर की कहानी। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स के बारे में कि 1707 के बाद, औरंगजेब के डेथ के बाद कौन से मुगल एम्पायर इंडिया में आते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे फिर पॉलिटिकल सिचुएशन समझेंगे कि मुगल एम्पायर के साथ साथ क्या पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय कंट्री की थी, कौन से स्टेट कहाँ डेवलप हुए, कौन किसको डिस्कवर किया। इन सारे इम्पैक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कवर करेंगे।
तब तक के लिए स्टे सेफ, wear mask and be healthy. Thank you.